और आप मानोगे नहीं कि जब वहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मेरा नाम लिया गया कि डॉक्टर चमनजीत संधू फ्रॉम न्यू दिल्ली, तो एक ऐसे रोंगटे खड़े हुए। और उस रेड कारपेट के ऊपर से जब मैं चली, ब्रिटिश पार्लियामेंट बाहर से देखना एक अलग बात होती है। होम्योपैथिक से भी कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज हो सकता है। वो लेवल्स जो इतने हाई लेवल्स कैंसर की रीडिंग्स थी, वो ऐसे नॉर्मल लेवल में आ गए और बगैर कीमोथेरेपी, बगैर रेडियोथेरेपी और बगैर एनी सर्जरी के वो केस हमने पूरा एंड टू एंड कंप्लीट किया है। होम्योपैथी से मेरा नाता बहुत शुरू से ही था, तो मुझे कई बार लगता था कि मैंने होम्योपैथी को नहीं चुना, होम्योपैथी ने मुझे चुना है। कि बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है ये कि जो यंग जनरेशन है वो किस चीज़ से ज़्यादा सफ़र कर रही है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है? ज़्यादातर यंग जनरेशन आज की डेट में लोनलीनेस फील करते हैं। देखो ऐसा होता है, स्ट्रेस के बगैर तो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। अगर आज की डेट में कोई पेशेंट मेरे पास आता है और कहता है कि मेरे को बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है, तो सबसे पहले मैं उनको कहती हूँ आप नॉर्मल नहीं हो, आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हमेशा पेशेंट को कहती हूँ आप एक प्रॉब्लम के लिए आ रहे हैं, आपको पता भी नहीं मैं किस किस चीज़ की दवाई आपको दे रही हूँ। तो ये तो पेशेंट मुझे खुद आके कहते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम इस चीज़ के लिए, क्या आपने मुझे इस चीज़ की भी दी थी कि मुझे नींद भी अच्छी आ रही है, मेरा एनर्जी लेवल भी बढ़ रहा है। देखो सबसे पहले हैबिट तो मैं ये कहूँगी कि जो पूरी रात मोबाइल स्क्रॉल करते हैं और बहुत सारा सोशल मीडिया फ़ोन में घुसे हुए हैं, तो उससे उनको ये नहीं पता चल रहा कि वो फिजिकली और मेंटली दोनों अपने आप को कितना डैमेज कर रहे हैं। और मैम ओवर थिंकिंग बॉडी को कैसे इफेक्ट करती है? मॉर्निंग रूटीन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या पार्ट है? होम्योपैथिक में जो मेडिसिन खाते हैं वो लाइफ टाइम के लिए हमें लेनी पड़ती है या कुछ समय के लिए? मैम हेल्थी रहने की कोई ऐसी 3 टिप्स? हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज हम बात करेंगे वेलनेस हेल्थ के बारे में, जहाँ पे होम्योपैथिक्स हमारे सीनियर डॉक्टर चमनजीत संधू जी मौजूद हैं। 42 ईयर्स प्लस इनका एक्सपीरियंस रहा है। इन्होंने ग्लोबल सक्सेस प्राप्त की है। इंडिया में इनको काफ़ी अवार्डों से नवाजा गया है, जैसे विभूषण अवार्ड हो गया, नारी शक्ति अवार्ड हो गया, ऐसे बहुत सारे अवार्ड हैं जिनको मैम को मिले हैं। और इनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी अभी रिसेंटली बुलाया गया था, वहाँ पे भी इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ऑक्सफोर्ड जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में इनको रिसर्च पेपर सबमिट करने का, प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला, जहाँ पे इंडिया के 3 डॉक्टर्स में से इनका भी नाम सेलेक्ट हुआ था। तो बड़ी ही खुशी की बात है, हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है देश विदेश में। लास्ट ईयर इनको जर्मनी में भी अवार्डों से सम्मानित किया गया था, वहाँ पे भी इनको बुलाया गया था। बड़े ही अच्छे एक्सपीरियंस है इनके। और क्या इनके रिसर्च पेपर रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, वो क्या केस हिस्ट्री थी, किसके ऊपर इन्होंने रिसर्च की, क्या प्रेजेंटेशन दी, तो वो सब भी आज हम इसमें देखेंगे। तो आइए मिलते हैं मैम से। कैसे हो मैम? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार, थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मच रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। तो एक इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड मिलना ही एक अलग सी फीलिंग होती है। उसका अवार्ड का मतलब ये होता है कि आपका जो वर्क है उसको रिस्पेक्ट मिली है। और एक ट्रॉफी पकड़ के ऐसा लगता है कि आपकी मेहनत, जो हार्ड वर्क आप इतने सालों से करते आ रहे हो, और उसके पीछे रिकॉग्निशन मिली है, और जो कि पूरी डेडिकेशन से। बिल्कुल। तो ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि उस समय मुझे कैसी फीलिंग थी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अवार्ड के साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्रैटिट्यूड भी बढ़ जाता है। और आपको जब जैसे अवार्ड से ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब आपको अवार्ड मिल रहा था, तो आपकी क्या फीलिंग थी, क्या एक्सपीरियंस था वहाँ पे जब आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया? देखो ऐसा ब्रिटिश पार्लियामेंट बाहर से देखना एक अलग बात होती है, और ये एक ऐसा ड्रीम था कि जो आप ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर तक गए और इतना सम्मान मिला और अवार्ड से नवाजित किया गया, वो मेरे लिए एक जिंदगी का एक ऐसा लम्हा है जो शायद मैं कभी भी नहीं भुला सकती। और पार्लियामेंट के अंदर इतने सारे हाई डिग्निटरीज, पार्लियामेंटेरियंस और वर्ल्ड के सेलिब्रिटीज भी प्रेजेंट थे, जिनके साथ बैठ के हमने वो रॉयल फैमिली की तरह एक
डिनर किया, वेरी नाइस। जो कि सबके नसीब में नहीं होता। तो वो एक अलग ही आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस था। तो बिल्कुल, ये होम्योपैथी की एक ऐसी मेडिकल लाइन हम कह सकते हैं जो मतलब आज के टाइम में लोग इसकी तरफ जाने लगे हैं, अब थोड़ा ज़्यादा जाने लगे हैं, लेकिन पहले नहीं जा रहे थे इस लाइन में। तो कहीं ना कहीं उनको पुश मिलने के लिए आप इसका मतलब एक अच्छा खासा एग्जाम्पल हम मानते हैं, क्योंकि आपने मतलब देश विदेश में अपने देश का भी नाम रोशन किया, इस फील्ड को भी आगे लेके गए हो, रिसर्च भी की है बहुत सारी। होम्योपैथी से मेरा नाता बहुत शुरू से ही था। तो मुझे कई बार लगता था कि मैंने होम्योपैथी को नहीं चुना, होम्योपैथी ने मुझे चुना है। और पता नहीं, भगवान की कृपा से मेरे शुरुआत के दिनों से लेके और अब तक 40 साल तक भी मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि कभी मैंने ये नहीं सोचा कि ये फील्ड मेरे लिए नहीं है। और इतनी नॉलेज हर साल मैं गेन करती थी, और मेरे पेशेंट्स का ट्रस्ट, उनके रिजल्ट्स इतने चमत्कारी कह सकते हो होते थे कि मुझे ऐसा लगता था कि इस होम्योपैथी में बहुत कुछ है और हमें बहुत कुछ दुनिया को देना है और बहुत लोगों को इसके साथ जोड़ना है। तो अगर मेरा थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन इस फील्ड में गया है तो मैं सोचती हूँ वो बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। तो इसलिए ये नहीं कि नहीं, और हम तो चाहते हैं कि होम्योपैथी को वर्ल्ड लेवल पे लेके जाए। होम्योपैथिक साइंस ही ऐसी है कि जो इसको समझ गया, जो इसके ट्रस्ट पा गया, तो उसकी हेल्थ स्टेटस बहुत ही सेफ और बहुत ही अच्छे तरीके से हम उसको टैकल कर सकते हैं। Right. और उसको जड़ से उस ट्रीटमेंट का भी हम सही इलाज कर सकते हैं। मैम, जब आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब आपको बुलाया गया, जैसे सेलेक्ट किया गया, इंडिया के 3 मोस्ट पॉपुलर डॉक्टर में से आपका सिलेक्शन हुआ और अपने प्रेजेंटेशन पेश करने का आपको मौका मिला, तो वहाँ पे आपने मतलब कौन सी एक ऐसी केस हिस्ट्री पे आपने ऐसा रिसर्च किया था और वहाँ की क्या फीलिंग थी आपकी? देखो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ही वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है। और जब मुझे ये मौका मिला कि अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन करने के लिए, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत थी, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में आपको जो भी आप रिसर्च पेपर प्रेजेंट कर रहे हो उसको आपको फुल प्रूफ देना पड़ता है। हर डिटेल को आपको देखना पड़ता है, सारी ट्रांसपेरेंसी आपको सबके सामने रखनी पड़ती है। ये ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी यूनिवर्सिटी में आपने एक बेबी स्टेप लिया, नहीं, ये ऐसा था कि मेरे लिए एक चैलेंज भी था और मैं प्रूव करना चाहती थी कि जो मेरे इतने साल की मेहनत है वो मेरी नॉलेज उस तक पहुंचे और होम्योपैथी और इंडिया का नाम रोशन हो। तो उसके लिए मेरे पीछे बहुत मेहनत थी। मुझे कई बार कईयों ने कहा, इस स्टेज में आके भी आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आपको मतलब पहले ही आप इतने बिजी हो, ऊपर से आप कैसे टाइम निकाल पाओगे, क्योंकि एक एक मिनट, एक एक सेकंड मेरे लिए बहुत कीमती था, क्योंकि वहाँ जाने से पहले इतनी वास्ट प्रिपरेशन थी कि देखने वाले भी, मेरे घर के मेरे कोई भी थे, वो कहते थे कि हैट्स ऑफ कि आप इस एज में भी इस लेवल तक काम कर रहे हो। और अपना डेली रूटीन मैंने एक दिन भी मिस नहीं किया। और आप मानोगे नहीं कि जब वहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मेरा नाम लिया गया कि डॉक्टर चमनजीत संधू फ्रॉम न्यू दिल्ली, तो एक ऐसे रोंगटे खड़े हुए। और उस रेड कारपेट के ऊपर से जब मैं चली तो मुझे लगा कि वाकई में ये रियलिटी है कि मैं एक सपना देख रही हूँ। तो और इतना अच्छा मेरा प्रेजेंटेशन गया, इतनी जोश से गया कि वहाँ जितने डॉक्टर्स वर्ल्ड के थे, साइंटिस्ट थे और रिसर्चर्स थे, उन्होंने मेरे पेपर को इतने अप्रिशिएट किया, इतनी सराहना दी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसा कुछ होता है कि अपने देश का नाम रोशन होता है। मैम, जो आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो प्रेजेंटेशन थी वो किस टॉपिक पे थी, किस केस स्टडी पे थी? टॉपिक्स तो मेरे माइंड में बहुत चल रहे थे, लेकिन मैं चाहती थी कि जो मेरा एक लिविंग केस हो उसके ऊपर मैं प्रेजेंटेशन दूं। और वो प्रेजेंटेशन थी एक कैंसर पे,
कैंसर रिसर्च था। और क्योंकि पहले भी मैं बहुत कैंसर पेशेंट्स को ठीक कर चुकी हूँ, बहुत सालों से मेरा ये रिसर्च चल रहा था, लेकिन जो अभी लेटेस्ट केस मेरा जो चल रहा था, तो मैं चाहती थी कि पेशेंट की टेस्टिमनी भी उसमें हो, क्योंकि वो जो ले रहा है वही एक प्रूफ है, ताकि वो अपने मुंह से भी बताए, ना कि मेरे सिर्फ पेपर वर्क हो। तो इसीलिए मैंने वो केस लिया, और वो केस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का केस था, जो कि डॉक्टर्स ने एक तरह से उसको मतलब होप कम कर दी थी उसकी, क्योंकि वो स्टेज ऐसा था। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में, मेरा पेपर में सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है, तो इसमें ये था। तो लेकिन वो उसकी फैमिली 3 जनरेशन से मेरे पास आती थी, उनके रिश्तेदार, ये वो 3 जनरेशन, मेरे पास 3 to 4 जनरेशन से भी पेशेंट्स आते हैं। तो उसका एक ट्रस्ट बैठ गया था कि मेरे फैमिली से इतने लोग आते हैं। हालांकि वो दिल्ली का पेशेंट नहीं था, वो बाहर का पेशेंट था, तो लेकिन उसका ट्रस्ट इतना था कि उसने मेरे पास आया, और पता नहीं हमारी फीलिंग्स, हमारी वाइब्स, हमारी पॉजिटिविटी और उसका ट्रस्ट ने मुझे ये केस एज अ चैलेंज लेने के लिए मजबूर कर दिया। तो मैंने फिर उसके बाद हम पीछे नहीं मुड़े, और वो पेशेंट की भी कोऑपरेशन इतनी थी कि जैसे जैसे मैं बताती थी, जैसे जैसे ट्रीटमेंट के लिए मैं कहती थी, वो पेशेंट उसी तरह फॉलो करता था, जो कि बहुत बड़ी बात है। और मैं इसमें वो पेशेंट की कंट्रीब्यूशन भी कहूँगी, क्योंकि कई बार होता है कई पेशेंट ट्रीटमेंट शुरू करते हैं लेकिन वो उसको सही तरीके से फॉलो नहीं करते, तो उसमें हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि हमारी थेरेपी वाकई में काम कर रही है, नहीं कर रही, फेलियर हमारा है, होम्योपैथी का है, कि पेशेंट की तरफ से है। बट लकीली इस केस में हमारा दोनों के कंट्रीब्यूशन बिल्कुल मैच कर रही थी, और वो लेवल्स जो इतने हाई लेवल्स कैंसर की रीडिंग्स थी, वो ऐसे नॉर्मल लेवल में आ गए, और बगैर कीमोथेरेपी, बगैर रेडियोथेरेपी और बगैर एनी सर्जरी के वो केस हमने पूरा एंड टू एंड कंप्लीट किया है, और आज भी वो पेशेंट बिल्कुल ठीक है। तो ये एक होम्योपैथी के लिए मैं तो हर एक को एनकरेज करूंगी, जो यंग डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, कि कभी हार मत मानिए, कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग हार्ड, कीप लुकिंग फॉर बेटर सॉल्यूशन, एंड पुट योर हार्ट एंड सोल एज अ डॉक्टर एंड एज अ हीलर। मैम मैं भी थोड़ा सा विश्वास कम ही करता था, कि मैंने कहा होम्योपैथिक से भी कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज हो सकता है, तो आपने एक रियल एग्जांपल मेरे को दिखाया। देखो, कैंसर में हम ये नहीं कहते कि हम सारे कैंसर ठीक कर देते हैं या सारा वो कर सकते हैं, लेकिन होम्योपैथी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है कैंसर ट्रीटमेंट में सपोर्ट करने के लिए। प्रिवेंटिव स्टेजेस पे भी वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, और इम्यूनिटी बिल्ड करता है होम्योपैथिक मेडिसिन से। और साथ में कई बार होता है कि पेशेंट कीमो के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं, पेशेंट में वीकनेस आ जाती है, हेयर लॉस हो जाता है, एपिटाइट कम हो जाती है, बहुत सारे उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो कि नेचुरल है, नॉर्मल है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से वो पेशेंट में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। अगर वो कीमो भी करवा रहा है, देखो हम कोई साइंस को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते, वो हर स्टेज पे हमें भी डिसीजन लेना पड़ता है कि वेदर दिस पेशेंट can be fully under our control, or we have to complement the patient with other therapies also, जो कि पेशेंट के बेनिफिट के लिए है। तो ऐसा नहीं है कि हम टोटली कहते हैं कि आप और कुछ मत लो, कोई दवाई मत लो, कहीं और डॉक्टर को मत दिखाओ, कोई टेस्ट मत कराओ, नहीं। अगर आप पेशेंट का भला चाहते हो, पेशेंट के बारे में सोचते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको साइड में रखनी पड़ती हैं, और सिर्फ आपको पेशेंट एक सामने गोल की तरह दिखना चाहिए कि उसको हम इस लाइन से इस लाइन तक कैसे लेके आए। बिल्कुल सही। तो तब आपका होल सोल, माइंड, बॉडी सब चार्ज हो जाता है, सब चार्ज एक ही उसमें लाइन में। हाँ, तो वो चीज़ है, तो इसलिए हमें सब चीज को साथ में लेके चलना है। बट कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमने बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स दिखाए, जैसे मैंने अभी एक अपने रिसर्च पेपर में दिखाया, जिसमें हमने होम्योपैथी से ही काफ़ी लेवल्स, काफ़ी हर्डल्स जिसको हम कहते हैं, उसको हमने
ओवरकम किया। राइट। जो कि इसमें जैसे एलोपैथिक और होम्योपैथिक दोनों मेडिसिन का साथ में अगर जैसे कॉम्बो में कोई लेता है तो क्या ठीक है ऐसा करना? हाँ, देखो ऐसा है कि होम्योपैथी और एलोपैथी में कोई कंपटीशन तो नहीं है। राइट। अगर हम सोचें आजकल तो ये हाँ बना हुआ नहीं है कि हाँ वो आजकल ऐसे है, वर्सेस वाला आ गया। हाँ वैसा नहीं, उसमें क्या है, गोल तो एक ही है। राइट। आप कोई भी ट्रीटमेंट लो, एलोपैथिक लो, होम्योपैथिक लो, हमारा गोल तो वही है कि पेशेंट का भला, पेशेंट को ठीक करना है और पेशेंट को कैसे हमने रिलीफ देना है। तो इसीलिए हम वो एलोपैथिक को हम कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट के जैसे भी हम यूज़ करते हैं। और अगर कोई पेशेंट बहुत टाइम से एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा है, जैसे कोई बीपी का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, थायराइड का है, तो वो बहुत समय से ये दवाइयाँ ले रहा है, तो हम उसकी एकदम दवाइयाँ तो बंद नहीं करा सकते। अगर मैं किसी पेशेंट की जो इतने सालों से बीपी की ले रहा है और मैं बोलूँ नहीं आप बिल्कुल बंद कर दो और सिर्फ होम्योपैथिक लो, तो उसमें तो उसके 10 दिन नहीं वो आगे चल पाएगा। राइट। तो इसीलिए ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जो भी आप किसी डॉक्टर से लो, ट्रीटमेंट लो, तो वो डॉक्टर थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, जो आपकी प्रॉब्लम्स को समझ पाए और जो आपको प्रॉपर गाइड कर पाए। तो ये बेसिक होता है। और एलोपैथिक होम्योपैथिक दोनों चल सकती हैं, कोई ऐसा नहीं है। और अगर किसी ने एलोपैथिक शुरू नहीं करी हो, जैसे बीपी के लिए हो गया, थायराइड के लिए हो गया, अगर वो फर्स्ट टाइम में होम्योपैथिक ट्राई करना चाहे तो उसमें हम बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, ताकि उसको वो लाइफ लॉन्ग मेडिकेशंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हमारी दवाएं भी हम धीरे 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 मॉनिटर करके उसको हम बंद भी करवा देते हैं। मैम एक चीज़ और बताएं कि बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है ये कि जो यंग जनरेशन है वो किस चीज़ से ज़्यादा सफ़र कर रही है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको लगता है कि होम्योपैथिक से ये ठीक हो सकती है? देखो जैसे मैं काउंसलिंग भी करती हूँ राइट। अपने उसमें, तो ज़्यादातर यंग जनरेशन आज की डेट में लोनलीनेस फील करते हैं, जो कि इतना मीडिया और फ़ोन सब कुछ होने के बावजूद भी, सोशल कनेक्टेड होने के बाद भी वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। और कई बार वो अपने दिल की प्रॉब्लम्स या हेल्थ प्रॉब्लम्स भी किसी से शेयर नहीं कर पाते। और दूसरा ये होता है उनका इर्रेगुलर अनबैलेंस्ड डाइट और स्लीप पैटर्न, जो पूरी रात मोबाइल स्क्रॉल करना, उससे उनके बॉडी के स्ट्रेस लेवल्स और हेल्थ इश्यूज बढ़ते ही हैं। तो ये मेजर प्रॉब्लम है जो आज की डेट में। और साथ में हमेशा कंपैरिजन, कॉम्पिटिटिव मोड में रहना, ये एक दूसरा होता है, क्योंकि वो हमेशा अपने चारों तरफ देखते हैं और अपनी एबिलिटी को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं, जो कि वो खुद में, उनमें यंग यूथ में इतनी पावर है कि वो सही तरीके से यूटिलाइज करें। तो मैं कहती हूँ कि स्काई इज़ द लिमिट फॉर देम। मैम स्लीप और स्ट्रेस का क्या रियल कनेक्शन है आपकी फील्ड में अगर बोले तो? देखो, हर तरीके के पेशेंट आते हैं आपके? जी, स्ट्रेस हेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन है। बिल्कुल। और अगर स्ट्रेस है तो नेचुरली स्लीप डिस्टर्ब होएगी। और अगर स्लीप डिस्टर्ब है तो आपकी हेल्थ और ओवरऑल मेटाबॉलिज्म तो डिस्टर्ब होएगा। तो इसलिए आप इसको बैलेंस करना सीखिएगा। और अगर अर्ली स्टेजेस ऑफ कोई एंजाइटी, स्ट्रेस है तो ज़रूर डिस्कस करिए अपने डॉक्टर के साथ। तो वो आपको छोटे छोटे टिप्स बताएंगे, छोटे छोटे आपको वेज बताएंगे, जिससे कि आप उस स्ट्रेस को कुछ हद तक कम कर सकते हैं, जो अनवांटेड स्ट्रेस है। कोई एक ऐसी टिप्स आप अगर बताना चाहो हमारी ऑडियंस को? देखो ऐसा होता है, स्ट्रेस के बगैर तो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। अगर आज की डेट में कोई पेशेंट मेरे पास आता है और कहता है कि मेरे को बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है, तो सबसे पहले मैं उनको कहती हूँ आप नॉर्मल नहीं हो, आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है। तो उसमें क्या होता है, द डिग्री ऑफ स्ट्रेस वेरीज। जैसे कोई छोटी बात को बड़ा कर देता है, कोई बड़ी बड़ी बातों को भी छोटा कर लेता है। तो ये वो ट्रिक आना चाहिए, अपना माइंड को आप जैसे बोलते हैं ना, ट्यूनिंग
करना है, आपका जो स्विच है माइंड का, मैं हमेशा कहती हूँ ऑन ऑफ मोड आपके कंट्रोल में होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये फालतू का स्ट्रेस है, कोई फ्रेंड से रिलेटेड है, कोई नेबर से रिलेटेड है, जिसका आपकी लाइफ में कोई नहीं है, लेना देना नहीं है, और साथ में आपके क्या चीज़ इस टाइम पे आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, तो आप पहले उस पर फोकस करिए और ये चीज़ों को आप ट्राई टू अवॉइड इट, कट ऑफ। तो उससे भी आप जैसे जैसे सीखोगे अपने माइंड को ट्यून करना, वैसे वैसे आप उस चीज़ को भी ऑटोमेटिकली एफर्टलेसली, कई बार होता है वो आपका माइंड ऐसे ट्यून हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कि ये फालतू का स्ट्रेस है या ये वाकई में लेना। कई बार आप फालतू के स्ट्रेस में अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट कर देते हो, और जब असली टाइम आता है कि ये काम करना है या पढ़ाई करनी है या किसी का वर्क रिलेटेड है या कोई फैमिली को संभालने वाला टाइम आता है या कुछ आता है, तब वो बिल्कुल उस चीज़ को नहीं कर पाते। तो इसीलिए एक बैलेंस लाइफ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये है। मैम, ओवर थिंकिंग बॉडी को कैसे इफेक्ट करती है? देखो, ओवर थिंकिंग, मैं तो पहले कहूँगी थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग दोनों हर इंसान करता है। थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए, ओवर थिंकिंग अगर आपकी नेगेटिव की तरफ जा रही है तो वो गलत है। गलत है, क्योंकि हर कोई पॉजिटिव थिंकिंग इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी हर स्टेप, हर लाइफ के प्लान को सोचता है, समझता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप प्लान नहीं करोगे, थिंक नहीं करोगे, तो आप आगे का स्टेप कैसे लोगे। लेकिन ऐसा नहीं आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि जो चीज़, और वो भी नेगेटिव में, तो जो काम बनना भी होएगा, जो आपकी एनर्जीज पॉजिटिव में जानी होती, वो भी आप अपनी वेस्ट कर रहे हो। बिल्कुल। तो उससे क्या होता है कि आपकी क्षमता भी कम हो जाती है और हेल्थ में भी इफेक्ट होता है, क्योंकि वो एक किस्म का आपको एडेड स्ट्रेस दे रही है। तो ये उससे हमें कोई ऐसी बीमारी जैसे हेडेक वगैरह या माइग्रेन टाइप के ऐसे कुछ भी फेस करनी पड़ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, जैसे मैंने पहले कहा, ये तो बीमारियों का जड़ है, दुश्मन है। तो इसीलिए जैसे हेयर फॉल हो गया, माइग्रेन हो गया, और एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो गए, और ऐसे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो गए, ये सारा कहाँ से होता है? ये आपके माइंड से होता है, स्ट्रेस से होता है। अगर किसी को हेडेक है तो ज़रूरी नहीं कि वो उसकी सिर में कोई प्रॉब्लम है या हेडेक उसके कारण है, नहीं, वो आपके गट से भी हो सकती है, डाइजेशन खराब होने से भी हो सकती है, स्ट्रेस से भी हो सकती है। तो ऐसे स्ट्रेस और बीमारियों का बहुत ही क्लोज रिलेशन है। मैम, हेल्थी रहने की कोई ऐसी 3 टिप्स आप हमारे ऑडियंस को बता पाओ कि मतलब जो सिंपल भी हो और इजीली सब कर पाए? 3 टिप्स में मैं तो यही कहूँगी, अच्छा खाइए, अच्छी नींद लीजिए, और डेली रूटीन में एक्टिव रहिए, और पॉजिटिव वे में सब कुछ पॉजिटिव रहिए। मैम, स्ट्रेस और शुगर में से सबसे ज़्यादा हार्मफुल क्या है हमारे लिए? ऑब्वियसली स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस से शुगर होएगी, लेकिन ऐसा नहीं है उसके बाद डायबिटीज होएगी। ऐसा नहीं है कि डायबिटीज चीनी खाने से होती है, नहीं, पहले स्ट्रेस से शुगर होएगी, उसके बाद आपका शुगर खाना बंद होएगा या कम होएगा। तो ओरिजिन क्या है? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस ज़्यादा खतरनाक है। मैम, मॉर्निंग रूटीन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या पार्ट है जो हमें फॉलो करना चाहिए अपनी लाइफ में? सबसे पहले तो मॉर्निंग रूटीन मॉर्निंग ही होना चाहिए, और उसके लिए आपको पहले अपनी बॉडी को अच्छी तरह हाइड्रेट करिए ताकि वो एक बेस बनता है। और सेकेंडली, मील्स अपने टाइम पे लीजिएगा और अपना ब्रेकफास्ट स्किप मत करिएगा। और तीसरा, सुबह जितना हो सके, आप जितना टाइम आपके पास है, एक रूटीन की एक्टिविटी और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाइएगा। मैम, एक ऐसी कोई चीज़ हो जो पेरेंट्स को पता होनी बहुत ज़रूरी है आपके एज ए एक्सपीरियंस से? देखो, पेरेंट्स को मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप उनके फिजिकल केयर के साथ साथ उनकी इमोशंस को भी ध्यान में रखिएगा, और खुद एक रोल मॉडल बनिएगा, और घर में एक अच्छा माहौल दीजिएगा ताकि उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ओवरऑल ग्रोथ हो, और फ्यूचर में भी वो एक बैलेंस्ड, मेंटली और फिजिकली एक बैलेंस्ड
रहें। मैम क्या इसमें इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है नेचुरली तरीके से जैसे होम्योपैथिक्स में? इम्यूनिटी खाली इन्फेक्शन रिलेटेड नहीं होती कि आपके कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए हमने इम्यूनिटी हो। इम्यूनिटी आपका एक लाइफस्टाइल बनना चाहिए ताकि आपको जल्दी जल्दी कोई भी प्रॉब्लम अफेक्ट ना करे। और जैसे क्लास में बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, उसमें से 30 बीमार होते हैं और 10 नहीं होते। वो क्यों नहीं होते? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और इम्यूनिटी शुरू से बिल्ड करनी पड़ती है। मैं तो कई बार अपने जो मेरे पास प्रेग्नेंट वुमेन आती हैं मेडिसिन के लिए, तो मैं उनका ये ख़ास ध्यान रखती हूँ कि उनको ऐसी मेडिसिन दूँ जो कि बहुत सेफ़ है, जो बच्चे की ग्रोथ और मदर की दोनों के डेवलपमेंट को, दोनों की उसको ले के साथ में ऐसे देती हूँ कि ताकि माँ की भी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे और होने वाले बच्चा की भी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। तो इम्यूनिटी स्टार्ट्स बिफोर द बर्थ। तो उसमें क्या होता है, बच्चा बहुत ही अच्छा, तंदुरुस्त और जल्दी जल्दी बीमार नहीं होता। और इसको हम कैरी ओवर करते हैं अकॉर्डिंगली स्टेज बाय स्टेज। तो ये फ़र्क बहुत ही ज़्यादा हम ये डिफरेंस पाते हैं कि जो ट्रीटमेंट लेते हैं और उन पे हम ख़ास तौर पे इम्यूनिटी को बैकग्राउंड में रख के ट्रीट करते हैं, तो वो बहुत विजिबल होता है, दिखता है राइट रिजल्ट्स। ये इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जैसे हम होम्योपैथिक्स में जो मेडिसिन खाते हैं वो लाइफ टाइम के लिए हमें लेनी पड़ती है या कुछ समय के लिए? नहीं, कोई भी मेडिसिन हम लाइफ टाइम के लिए नहीं कहते। वो प्रॉब्लम या डिसीज़ के हिसाब से होता है कि वो डिसीज़ की इंटेंसिटी कितनी है, डेप्थ कितनी है, कब कितने टाइम से है, क्रॉनिक है, जो भी है, तो अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट देते हैं। और जब पेशेंट को आराम आने लगता है, धीरे धीरे हम मेडिसिन भी विड्रॉ करते हैं और उस पेशेंट को हम पूरी तरह जहाँ तक रिकवरी दे सकते हैं विदाउट मेडिसिन, हम वहाँ तक उनका ट्रीटमेंट करते हैं। राइट और इम्यूनिटी कोई अलग से नहीं होती। जैसे हम हमेशा पेशेंट को कहती हूँ, आप एक प्रॉब्लम के लिए आ रहे हैं, आपको पता भी नहीं मैं किस किस चीज़ की दवाई आपको दे रही हूँ। मैं आपकी एक प्रॉब्लम ठीक नहीं कर रही, आपकी मैं 4 प्रॉब्लम्स उसमें कंबाइन करके दे रही हूँ, जो कि आप खुद महसूस करोगे कि जैसे आपका एनर्जी लेवल बहुत इम्प्रूव हो गया, आपका माइंड स्ट्रेस भी कम हो गया, स्लीप आपको अच्छे आने लग गई, आप बार बार बीमार नहीं हो रहे। तो इसका मतलब ओवरऑल उनकी कितनी अच्छी प्रोग्रेस होती है। तो ये तो पेशेंट मुझे खुद आके कहते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम इस चीज़ के लिए, क्या आपने मुझे इस चीज़ की भी दी थी कि मुझे नींद भी अच्छी आ रही है, मेरा एनर्जी लेवल भी बढ़ रहा है और मैं ये पूरा सीज़न बीमार नहीं हुआ। तो वो खुद ही प्रूव कर रहे हैं कि देखो हमारी मेडिसिन कितनी इफ़ेक्टिव है, कितनी सेफ़ है। तो इसलिए हम जता के नहीं देते कि ये आपके इसके लिए, ये आपके इसके लिए नहीं। वो जब पेशेंट आता है, वो हमारा फ़र्ज़ है कि हमने उसको पूरा ठीक करना है। ये नहीं कि उसके घुटने ठीक करने हैं या उसका सर्वाइकल की देनी है या उसका डाइजेशन के लिए ही हमने फोकस करना है या उसका हेडेक्स हो रहे हैं, माइग्रेन या हार्मोन प्रॉब्लम्स होती है। ये बहुत ही कॉमन है आजकल। मेरे पास तो 80% ऑफ द फीमेल पेशेंट्स ये हार्मोन रिलेटेड, यस, और बहुत ही स्मूथली विदाउट गिविंग एनी हार्मोनल ट्रीटमेंट एक्सटर्नली हम उनको ट्रीट करते हैं, प्रोवाइडेड दे फॉलो द कोर्स, दे फॉलो द ट्रीटमेंट। बीच में छोड़ेंगे तो हम उनको क्या रिजल्ट्स देंगे? इसमें अगर ब्रेक कर देंगे तो फिर उसमें हमें, बिकॉज यू लाइक टू टेक चैलेंजेस। अब आप इतने साल का एक्सपीरियंस है तो आपको बस चैलेंजेस लेना है। चैलेंजिंग केसेस लेने में जो अच्छा लगता है और रिजल्ट तक लेके जाने में, वो एक एडिक्शन हो गया, वो एक नशे की तरह है। तो इसीलिए तो, और मुझे तो लगता है कि जो मेरी ये सारी फीलिंग्स होती है, ये मुझे बूस्ट मिलता है, वो मेरे पेशेंट से मिलता है। जो पेशेंट्स इतना ट्रस्ट करते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना रिगार्ड्स देते हैं और वो करते हैं, तो मुझे उनके लिए और करने का मन करता है। कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। बिल्कुल बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। एक ग्रैटिट्यूड हर समय लगता है कि उनको एक ग्रैटिट्यूड की तरह आप उनको करें। कोई एक ऐसी जो हमारी आदत है जो हमें
आपके पेशेंट से भी आपको सुनने को मिली होगी जो हमें इमिजिएटली बंद करनी चाहिए, मतलब कि नहीं करनी चाहिए, कोई ऐसा? देखो, सबसे पहले हैबिट तो मैं ये कहूँगी कि जो पूरी पूरी रात मोबाइल स्क्रॉल करते हैं और बहुत सारा सोशल मीडिया फ़ोन में घुसे हुए हैं, तो उससे उनको ये नहीं पता चल रहा कि वो फिज़िकली और मेंटली दोनों अपने आप को कितना डैमेज कर रहे हैं और अपना कीमती समय खो रहे हैं, जिसके लिए कि उनकी खुद की वर्किंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि वो इफ़ेक्ट उनके सिस्टम पे, बॉडी पे कहीं ना कहीं वो रहता है। कहीं ना कहीं पूरी दिनचर्या में वो बिल्कुल आता ही बिल्कुल है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा ठीक है, आप देखिए, करिए, मतलब का देखिए, कुछ एजुकेटिव उसमें है तो वो आप अपनाइए, उसको पॉजिटिव वे में अपनाइए, ना कि टाइम पास के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे तो कई बार लगता है 24 घंटे भी कम है, इतना करने को होता है कि लगता है 24 घंटे में भी हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो ऐसा रूटीन होना चाहिए। मैम, एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो मोस्टली आई थिंक मैं देख रहा हूँ कि सभी को ही होती जा रही है, एक रनिंग नोज वाली, जो एलर्जी वाली जो समस्या है। जैसे सुबह उठते हैं, मॉर्निंग में बड़ी छींकें आती है, रेड आइज हो जाती हैं, तो मतलब बड़ा ही एक रुका नहीं जाता, मतलब एक साथ बड़ी ज़्यादा छींकें आना, और उससे मतलब कैसे इसमें बचा जा सकता है, क्या इसका देखो, जो रनिंग नोज है वो बेसिकली एक तरह की एलर्जी है। तो एलर्जीज बहुत तरह की होती है। ये अपर रेस्पिरेटरी एलर्जी में आती है, लोअर रेस्पिरेटरी की अलग होती हैं। तो जो अर्ली मॉर्निंग स्नीजिंग है, रनिंग नोज है, ये हमारे चारों तरफ एलर्जेंस हैं। जैसे किसी को डस्ट से हो गया, चेंज ऑफ वेदर से हो गया, किसी को परफ्यूम से हो गया, किसी को कोई घर में जो फ्लोर वॉश करते हैं उसमें कोई केमिकल्स डालते हैं, डिटर्जेंट्स डालते हैं। तो इसका मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, इंटरनल फैक्टर्स भी हैं, और एयर में जो जिससे हम नेसल पैसेज से हम उसको स्मेल करते हैं, तो वो फैक्टर्स भी इसमें आ जाते हैं। तो इसमें कई तरह के एलर्जीज होती है। तो पहले हमें रूल आउट करना है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ की एलर्जी है या बहुत सारे उसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व है, तो हम उसको एक एक करके रूल आउट करते हैं। और एक आजकल तो एक बहुत अच्छा एलर्जी टेस्ट भी है जो मैं काफ़ी पेशेंट्स को रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि अगर मैं कहूँ आप दही मत खाओ, आप खट्टा मत लो, हो सकता है उससे एलर्जी नहीं हो रही, कोई और चीज़ है जो वो पेशेंट को अफेक्ट कर रही है, जो बार बार ये एलर्जी ठीक नहीं हो रही या बार बार हो रही है। तो वो एलर्जी टेस्ट से हमें काफ़ी कुछ पता चल जाता है कि जैसे कोई फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं, मसाले हैं, दालें हैं, वो फूड आइटम्स आ जाते हैं उसमें। फिर होता है इनहेलेंट्स, एयर में जो है, जैसे डस्ट हो गया और कई माइट्स हो गए, और जो पोलन्स हो गया, पार्क में जाते हो, कोई प्लांट्स है, कोई सीजनल प्लांट्स है, उससे भी कई बार होता है, क्योंकि कई पेशेंट पर्टिकुलरली कहते हैं कि ये सीज़न में हमें ये एलर्जी होती है। तो उसमें पता चल जाता है। और कॉन्टैक्ट आइटम्स भी होते हैं। कॉन्टैक्ट आइटम हो गया, कोई पाउडर लगाया, परफ्यूम लगाया, कोई वुलन लिया, कोई लेदर हो गया, कुछ भी हो गया, डिटर्जेंट, बहुत सारे इसमें चीज़ें होती है, तो वो भी आइडेंटिफाई हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है, कई ड्रग्स की एलर्जी भी होती है। अच्छा, जैसे कोई पेशेंट ऑलरेडी सिंपल, मेरे तो कई पेशेंट में देखा सिंपल क्रोसिन या कोई एंटीबायोटिक या वो कोई सल्फा ग्रुप है या कुछ भी पेशेंट ले रहा है, वो ले रहा है अपने आप को ठीक करने के लिए, लेकिन पता चला वही कोई सॉल्ट कॉम्बिनेशन है जो उसको एलर्जी कर रहा है। तो ये टेस्ट से क्या होता है, 50% पेशेंट को पता चल जाता है कि मुझे क्या क्या चीज़ से एलर्जी हो रही है, और 50% जो डॉक्टर ट्रीट कर रहा है उससे पता चल जाता है। और होम्योपैथिक में तो इतनी अच्छी दवाइयाँ हैं एज एन एंटीडोट। अगर किसी को डस्ट एलर्जी है, या किसी को टमाटर से है, किसी को दाल से है, मिल्क एलर्जीज बच्चों में होती है जो कि सालों साल बच्चों को दूध नहीं देते, वीट एलर्जीज होती है। मैंने खुद अपनी प्रैक्टिस में कितने बच्चों को, कितने पेशेंट्स को वीट एलर्जीज, मिल्क एलर्जीज से बिल्कुल उनको नॉर्मल में लेके आई हूँ। वो भी एक स्टेज के बाद एंटीडोट्स हमारे पास होते हैं मेडिसिन के, हम उनको आइडेंटिफाई होने के बाद हम उनको एंटीडोट्स अपनी मेडिसिन से देते हैं, जो कि बहुत ही सेफ है, डीप एक्टिंग है। ये नहीं कि वो टेम्पररी लेवल पे, कुछ टाइम के लिए हम उनको कहते हैं कि आप थोड़ा सा अवॉइड करिए। जैसे ट्रीटमेंट लेते हैं हम धीरे 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 स्टार्ट करवाते हैं, और जब एक स्टेज पे आ जाते हैं कि उनको लेने के बाद भी
प्रॉब्लम नहीं हो रही तो फिर हम उनको मेंटेनेंस डोज पे ला के उसको हम कम करवा देते हैं और बंद भी करवा देते हैं, जो कि बहुत सेफ है, बहुत सेफ है और कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई कुछ नहीं। और मेरे को तो इतने आके पेशेंट थैंक यू बोलते हैं कि हम ये सब चीज़ें छोड़े हुए थे और आज हम सब कुछ बिना सोचे बिना टेंशन हम ये सब ले रहे हैं। तो इससे अच्छा मतलब ग्रेटिट्यूड, कॉम्प्लीमेंट और खुशी क्या मिल सकती है। बिल्कुल। तो इसीलिए कितना टाइम लग जाता है एक अप्रोक्स? देखो ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट और कितनी एलर्जी लेवल उनकी हाई है। तो अगर शुरुआत है और एलर्जीज खाली थोड़े आइटम्स की है तो डेफिनेटली वो टाइम पीरियड भी कम लगता है, लेकिन पेशेंट को एटलीस्ट 6 महीने साल तो सोच के देना चाहिए अपने डॉक्टर को कि इतना टाइम तो चाहिए क्योंकि हम कोई शॉर्टकट ट्रीटमेंट नहीं करते और ना ही हम उसको कोई सप्रेसिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि भाई थोड़े दिन के लिए ठीक है, बाद में जो मर्जी होता जाए। अगर हम शॉर्ट टर्म करेंगे तो वो एलर्जी दोबारा बहुत बड़े तरीके से, भयानक तरीके से भी दोबारा उभर सकती है। तो वो ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए सेफ, विदाउट साइड इफेक्ट्स और लॉन्ग लास्टिंग। वो कहते हैं ना कि इलाज कराओ तो जड़ से कराओ वरना कराओ ही मत। हाँ, तो वो चीज होती है। और थैंकफुली अभी तक जिन्होंने भी ट्रीटमेंट लिया है कभी कोई ऐसा नहीं आया कि उनकी एलर्जी उस लेवल पे रीबाउंड हुई हो। देखो 19-20 तो कोई भी हेल्दी है, आप हेल्दी हो, मैं हेल्दी हो, हम ठंड आएगी, मौसम चेंज होगा, 1-2 दिन छींके आएंगे, 1-2 दिन खांसी होगी, गला का, वो नॉर्मल है। उसको हम ये नहीं कहते कि हाँ जी आप हमेशा के लिए दवाई लो या हमेशा ट्रीटमेंट पे रहो, वो चीज़ नहीं होती। तो ये फ़र्क होता है। मैम अगर आप हमारी ऑडियंस को एक हेल्थी टिप्स देना चाहो तो वो क्या होगी? देखो सबसे पहली चीज ये है कि जो आपकी हेल्थ है वो आपकी आखिरी सांस तक आपके साथ रहेगी। तो अगर इन्वेस्ट करना है तो हेल्थ में करिए, क्योंकि हेल्थ इज योर लॉन्ग टर्म लाइफ पार्टनर जो आपके साथ रहेगा और हमेशा के लिए रहेगा। तो इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। मैम ने जो बताया वो बड़ी अच्छी चीज़ें मैम ने बताई हैं, क्योंकि हेल्थ पे अगर आप फोकस करोगे, उसको ज़्यादा टाइम दोगे तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। कुछ नहीं है, कोई किसी का नहीं करता। ये आपने भी देखा होगा, अपने बुजुर्गों से भी सीखा होगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी से रिलेट कर पाए होंगे आप भी अपनी लाइफ में। तो अगर आप स्वस्थ हो तो आपका जीवन बहुत ही अच्छा और स्मूथली चलेगा। बिल्कुल। अगर आप दर्द में हो तो दर्द आपको सहना है, हमदर्दी 4 लोग कर लेंगे, केयर कर लेंगे, लेकिन जो तकलीफ है, जो दर्द है, वो आप ही को सहना है। बिल्कुल सही। और अगर टाइमली आप उसको संभाल लो तो आगे ये सब चीज़ें की ज़रूरत ही ना पड़े। इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं, थोड़ा समय का भी अभाव है और मैम ने इतनी अच्छी अच्छी टिप्स दी है, आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाओगे उनको अपनी लाइफ से रिलेटेड। और किसी को भी किसी भी टाइप की समस्या हो और जो होम्योपैथिक से आपकी सोल्व हो सकती है वो मैम ही बताएंगे आपको। अगर आपको कोई, वो कहते हैं ना कि एलोपैथिक से जो चीज़ नहीं होती वो होम्योपैथिक करती है, तो आप मैम से कभी भी इनके क्लिनिक पे आके इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। इनके हम कांटेक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इनका क्लिनिक का एड्रेस भी हम देंगे आपको। बड़ी एक्सपीरियंस है मैम, और आपने जैसा स्टार्टिंग में देखा भी होगा, थंबनेल भी देखा होगा कि मैम ब्रिटिश पार्लियामेंट्स में वहाँ पे भी सम्मानित की गई थी। और मतलब बहुत ही इनका अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स किए इन्होंने। ये एक इनका मतलब बैकग्राउंड भी स्टार्टिंग से इसी लाइन से था, फादर हो गए इनके। तो मतलब बड़ा अच्छा लगता है कि एक ऐसे एक्सपीरियंस पर्सन से हम बात करते हैं जो हम आपके लिए लेके आते हैं, ताकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज हो, आपकी हेल्प हो सके। तो ऐसे ही हम आपके लिए नए नए एपिसोड लेके आते रहेंगे। मिलते हैं हम आपको नए एपिसोड में। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू। हालांकि एक छोटा सा अक्षर है लेकिन बहुत ही डीप है, इसमें सबकी फीलिंग्स, सपोर्ट, ग्रैटिट्यूड इसमें है। तो मैं इस पॉडकास्ट के द्वारा हर मेंबर, हर जो मेरे सपोर्ट में है, मेरा पेशेंट हो, फैमिली मेंबर्स हो, बड़े हो, उन सबको बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ।